Good morning, dear students. Dear student, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 3rd, that is current electricity. This is unit 2nd, and this is the fourth video of this lecture. So let's start our video with the topic that is current density. डियर स्टूडेंट्स, करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होती है? इट इज़ अ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज करंट डेंसिटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जे. बेसिकली इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. इट इज़ द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. करंट का मतलब वही है हमारा इलेक्ट्रिक करंट ही है. ठीक है, इट इज़ द करंट फ्लोइंग. ये करंट लिखा हुआ है, करंट फ्लोइंग इधर से करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. ओके, ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. Okay, it is represented by J. J से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा. ठीक है ना, एंड इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो J इक्वल्स टू I अपॉन A. ठीक है, now next topic is mobility. mobility. मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट यूनिट्स. ड्रिफ्ट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, यदि हम उसका मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमें क्वांटिटी मिलती है उसे हम बोलते हैं मोबिलिटी. इन अदर टर्म्स वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज मोबिलिटी. इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसकी SI यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. ठीक है, सो लिखते हैं इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नहीं आ रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं. ऑफ it is defined as magnitude of drift velocity per unit electric. ये इलेक्ट्रिक है. ठीक है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने यहाँ लिख दिया है म्यू. ठीक है, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ है उसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम मैग्नीट्यूड ले लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम इसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से लिखेंगे. ठीक है, सो SI यूनिट इसकी है हमारी SI यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर स्क्वायर वोल्ट पर वोल्ट सेकेंड. ठीक है, और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम. ठीक है,
यहाँ से हमको पता है ये ऐसा है क्यों। देखिए ध्यान से, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो गया। और इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, लेकिन अपॉन में तो पर न्यूटन कूलाम हो जाएगा। देखिए ध्यान से इसे समझ लेते हैं, म्यू यूनिट ऑफ म्यू, यहाँ से हम इसे मैं सेपरेट कर रहा हूँ, उससे समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ आप लोगों को। यूनिट ऑफ म्यू इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ये अपॉन मत समझ लीजिएगा, इस वाले को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अपॉन का साइन नहीं समझेंगे आप लोग, ठीक है। यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा हमारा, मीटर पर सेकेंड अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वल करके हम लिख सकते हैं मीटर, ये न्यूटन और सेकंड पास पास आ जाएंगे और कूलम ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको पता होता है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो तो डी ए के पास चला जाएगा, बी और सी आपस में पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ से आएगा मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकंड। इसे हम ऐसे कह सकते हैं एम एस सी एन, यहाँ से हम लिख सकते हैं एम एस इनवर्स बाई एम एस इनवर्स, और सी बाई एन है तो हम लिख सकते हैं पर न्यूटन कूलम, ऐसे लिख लो। तो यही तो आ गया, ये और ये सेम ही तो है, ठीक है। ये वाला यूनिट कैसा है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला यूनिट कैसे है, तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं, यहीं से दोबारा देख लेते हैं। अब की बार आप इसे ध्यान नहीं देंगे, इधर ध्यान देंगे। यूनिट ऑफ म्यू क्या आएगा हमारा, सीधी सी बात है, यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा हमारा ऐसे यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है हमारा, हमको पता होता है मीटर पर सेकेंड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ से वोल्ट पर मीटर होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो जाएगा, तो फिर वही ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ मीटर स्क्वायर और वोल्ट सेकेंड, अपॉन में रह जाएगा वोल्ट सेकेंड, ठीक है। तो ये वाली यूनिट आ जाती है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं। ओम्स लॉ, जॉर्ज सैमुअल ने एक लॉ दिया जिसे ओम्स लॉ कहा गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। जो हमने उस कंडक्टर के अक्रॉस लगाया हुआ है, उसके जो कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस लगाया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यदि सारी इसमें एक कंडीशन जरूर है, ध्यान रखनी है आपको कि सारी की सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारी बेसिकली फिजिकल कंडीशंस हैं वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, उस सिचुएशन के बारे में हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक करंट in any conductor is proportional to the potential difference between its ends मतलब सिरे उसके, ठीक है ना। कीपिंग अदर फैक्टर्स, कौन कौन से, जैसे कि हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, मटेरियल ऑफ वायर,
एट्सेट्रा, प्रेशर भी आ सकता है इसमें, एट्सेट्रा कांस्टेंट, ठीक है। v प्रोपोर्शनल टू i। यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा और उस कांस्टेंट के लिए हम लिखेंगे v इक्वल्स टू i इंटू आर। यहाँ से क्या आ जाएगा, v अपॉन i, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर जो हमारा R है वो हमारा बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, वेयर R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और इसका ऐसा यूनिट आपने पढ़ा होगा, वैसे ये वाला लॉ आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ R इज़ ओम, इसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।